ऊर्जा को एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। और वो प्रोजेक्ट ये किताब बनी। एग्जैक्टली ये एक छोटा सा उदाहरण है कि मानसिकता में बदलाव कैसे काम करता है। लेखक का तर्क है कि जिंदगी बहुत छोटी है। हम अक्सर खुद को अपनी नौकरी, अपनी सैलरी, अपने बैंक बैलेंस से पहचानते हैं। हाँ, कोई पूछता है आप क्या करते हैं तो हम अपनी कंपनी का नाम बताते हैं। सही बात है। ठीक वहीं पर लेखक हमें टोकते हैं। उनका कहना है कि हम असल में वो हैं जो हम अपने समय के साथ करते हैं। हमारे काम ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब आप एक अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज गिटार बजाते हैं तो आप एक म्यूजिशियन भी हैं। बिल्कुल, जो काम हम करते हैं वो हमारी पहचान को आकार देता है, ना कि सिर्फ हमारा जॉब टाइटल। अरे वाह, तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं हुई, ये तो एक तरह से आइडेंटिटी मैनेजमेंट की बात हो गई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए लेखक कुछ रोजाना की जरूरी चीजों पर बहुत जोर देते हैं। पढ़ना, व्यायाम करना और अपनों के साथ समय बिताना। ये वो चीजें हैं जो शायद हमारी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर ना हो, पर समय के साथ यही आपकी जिंदगी की क्वालिटी और आपकी पहचान को बनाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई दर्शन की बात। लेकिन अब आते हैं असली दुश्मन पर, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल। किताब इसके बारे में क्या कहती है? ये सिर्फ आलस है क्या? नहीं, किताब का तर्क है कि ये आलस से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। टाल मटोल एक अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई मतलब ये बेचैनी और मुश्किल कामों से बचने की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। लेखक कहते हैं कि ये खराब आत्मनियमन यानी कि पुअर सेल्फ रेगुलेशन का एक लक्षण हो सकता है। एक मिनट, सेल्फ रेगुलेशन को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? क्या इसका मतलब सिर्फ विल पावर की कमी है? ये उससे थोड़ा ज्यादा है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने आवेगों और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता। अच्छा, जैसे जब हम किसी मुश्किल काम के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी रिपोर्ट लिखनी है, तो हमें थोड़ी बेचैनी होती है, तनाव होता है। हाँ होता है। उस तनाव से तुरंत राहत पाने के लिए हमारा दिमाग आसान चीजों की तरफ भागता है, जैसे 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लेना। हाँ, ये तो बहुत होता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है उस आवेग को पहचानना और उसे कंट्रोल करना, ये जानते हुए कि लंबे समय में मुश्किल काम को करना ही फायदेमंद है। समझ गया। तो ये विल पावर से ज्यादा इमोशनल मैनेजमेंट का खेल है। पर ये जो रोज की आदतें बनाने वाली बात है, सुनने में तो अच्छी लगती है, पर असल में इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, पहले 2-4 दिन तो जोश रहता है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। हाँ, तो क्या किताब में इस मुश्किल से निपटने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यही इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल बात है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो, एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम? जैसे कि रोज सुबह उठकर जर्नल लिखना, या अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करना, या फिर शाम को सोने से पहले अगले दिन की तैयारी करना। ये छोटी छोटी आदतें एक सिस्टम बन जाती हैं। अच्छा, मतलब ये सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मोटिवेशन कम हो। बिल्कुल, ये तैयारी आधी लड़ाई जीत लेने जैसी है। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। लेखक कहते हैं कि हमें अपना समय नहीं, अपना ध्यान मैनेज करना सीखना चाहिए। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर असल में ये गेम चेंजर है। हम सब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। हाँ, लेकिन असल लड़ाई तो ध्यान की है। हाँ, वो 5 मिनट जो हम ईमेल लिखने के लिए बैठते हैं, लेकिन असल में 3 नोटिफिकेशन पर खर्च हो जाते हैं, वही तो असली दुश्मन है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समय तो सबके पास दिन में 24 घंटे ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय में हमारा ध्यान कहाँ है। सही बात। और इसीलिए लेखक टेक्नोलॉजी से जानबूझकर दूरी बनाने की सलाह देते हैं। ये जो लगातार नोटिफिकेशंस आते हैं ना, ये हमारे दिमाग को एक स्लॉट मशीन की तरह ट्रेन कर देते हैं। स्लॉट मशीन? हाँ, हर पिंग पर एक छोटी सी डोपामाइन हिट। इससे हमारी गहरी सोच और एकाग्रता की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो जानबूझकर अपना फोन साइलेंट पर रखना या कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बंद करना आज के दौर में एक सुपर पावर की तरह है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि टाल मटोल एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है और इससे ध्यान को मैनेज करके जीता जा सकता है। पर इस लड़ाई को जीतने के लिए हथियार भी तो चाहिए। बिल्कुल। किताब में हमारे 2 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में बताया गया है, जो हमारे प्रोडक्टिविटी को खा जाते हैं। हाँ, और ये दोनों दुश्मन बहुत जाने पहचाने हैं। पहला है हमारा स्मार्टफोन, जाहिर है, और दूसरा है परफेक्शनिज्म, यानी हर काम को बिल्कुल सही करने की धुन। स्मार्टफोन के बारे में तो खैर हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, कि वो कैसे हमारा ध्यान चुराता है। लेकिन लेखक एक और बात पर जोर देते हैं, ये हमें सार्थक रिश्तों से भी दूर करता है। अच्छा।
हाँ, स्टडीज दिखाते हैं कि लोग अक्सर अपने सामने बैठे दोस्त या परिवार वाले से ज्यादा अपने फोन को तवज्जो देते हैं। ये तो देखा है। दूसरा दुश्मन परफेक्शनिज्म, ये तो बड़ा धोखेबाज है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हम काम को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए देर हो रही है। हाँ, मैं एक बार अपनी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड का फॉन्ट चुनने में 2 घंटे लगा दिए थे। ये कहानी तो हर किसी की है। अंत में प्रेजेंटेशन ही पूरी नहीं हुई। किताब यही कहती है कि परफेक्शनिज्म अक्सर टाल मटोल का एक बहुत ही सुंदर बहाना होता है। असल में ये असफलता के डर से पैदा होता है। डर? हाँ, हमें डर लगता है कि अगर हमने काम किया और वो परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इस डर की वजह से हम काम शुरू ही नहीं करते। जैसा कि एक उदाहरण में कहा गया है, परफेक्शनिस्ट अपने ही शैतान होते हैं। वाह, तो इन दुश्मनों से बचकर एक बहुत ही कमाल की आदत बनाने का जिक्र है, साल में 100 किताबें पढ़ना। हाँ, ये सुनने में तो किसी सुपर हीरो का काम लगता है। क्या ये सच में मुमकिन है? लेखक के मुताबिक बिल्कुल मुमकिन है, अगर हम इसे सही तरीके से करें। उन्होंने इसके लिए 5 कदम बताए हैं। पहला है, एक साथ कई किताबें खरीदें, ताकि आज पढ़ने का मूड नहीं है वाला बहाना ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। अगर एक थ्रिलर पढ़ने का मन नहीं है तो शायद एक बायोग्राफी उठा ली। आपके पास हमेशा विकल्प होने चाहिए। ठीक है। दूसरा कदम है ABR, ऑलवेज बी रीडिंग, यानी हमेशा पढ़ते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त किताब में डूबे रहें। नहीं, इसका मतलब है कि आपके फोन में किंडल ऐप है, आपके बैग में एक किताब है, डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार कर रहे हैं, 5 पन्ने पढ़ लिए, मेट्रो में है, 10 मिनट पढ़ लिया। मतलब उन छोटे छोटे बेकार पलों को चुराना है पढ़ने के लिए। ये तो किया जा सकता है। तीसरा कदम क्या है? तीसरा है, केवल प्रासंगिक किताबें पढ़ें। ऐसी किताबें चुनें जो आपकी रुचियों से मेल खाती हो, इससे दिलचस्पी बनी रहती है। चौथा कदम थोड़ा अनोखा है। क्या? एक साथ कई किताबें पढ़ें। ये तो उस पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि एक किताब खत्म करके ही दूसरी शुरू की जाए। हाँ, आप अपने मूड के हिसाब से किताबों के बीच स्विच कर सकते हैं। और 5वां और सबसे जरूरी कदम है, ज्ञान को बनाए रखें। मतलब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है? नहीं, किताब में जरूरी बातों को हाईलाइट करें, नोट्स बनाएं या किसी दोस्त से उस किताब के बारे में बात करें। इससे पढ़ी हुई बातें सिर्फ यादें न बनकर आपके ज्ञान का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने टाल मटोल पर काबू पा लिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली और साल में 100 किताबें भी पढ़ ली। अब क्या हम एक प्रोडक्टिविटी मशीन बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से किताब अपने तीसरे और सबसे गहरे हिस्से में जाती है, लंबी दौड़। अगला कदम है लगातार विकास करना। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इसके लिए लेखक एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखते हैं, अनिश्चितता को अपनाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? हम सब तो अपने भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, 5 साल का प्लान। सही बात है। बिना मंजिल के सफर करना थोड़ा डरावना नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और किताब ये नहीं कहती कि आपके पास कोई दिशा ही ना हो। फर्क दिशा और मंजिल में है। अच्छा, दिशा और मंजिल। हाँ, लेखक का तर्क है कि जीवन अप्रत्याशित है। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, चीजें बदल सकती हैं। अगर हम एक बहुत ही सख्त मंजिल तय कर लेते हैं तो कोई भी बदलाव हमें चिंता देता है। लेकिन अगर हमारी एक दिशा तय है, जैसे मुझे एक बेहतर लेखक बनना है, तो रास्ते के मोड़ हमें परेशान नहीं करते। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सुनते आए हैं। अपना लक्ष्य तय करो की जगह अपनी दिशा तय करो। इसी से जुड़ा एक और अनोखा विचार है। कौन सा? ऐसे जियो जैसे तुम अमर हो। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी पहली बार में उल्टा लगता है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं ऐसे जियो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस सोच से एक तरह की हड़बड़ी और दबाव पैदा होता है। ऐसे जियो जैसे तुम अमर हो का मतलब है कि हर चीज को तुरंत हासिल करने का दबाव कम किया जाए, ताकि हम शांति से लगातार काम कर सकें। हाँ, ये सोच हमें लंबी दौड़ के लिए तैयार करती है। और शायद यही पर कंपाउंडिंग की शक्ति का विचार आता है। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग की शक्ति ठीक वैसे ही है जैसे बैंक में ब्याज पर ब्याज मिलता है। हाँ। आप रोज थोड़ा सा सुधार करते हैं, मान लीजिए सिर्फ 0.1%, तो नजर भी नहीं आता। हाँ, लेकिन 1 साल, 5 साल, 10 साल में वो छोटा सा रोज का सुधार एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाता है। जेम्स क्लेयर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में भी इसी पर जोर दिया है। इसमें स्टोइक दर्शन की भी झलक मिलती है। हाँ, केवल उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, जो आपके नियंत्रण से बाहर है, उसके बारे में चिंता करना ऊर्जा की बर्बादी है।
इसी से जुड़ा एक और जरूरी विचार है, सिर्फ दूसरों से मुकाबला करने के बजाय कुछ नया बनाने पर ध्यान दें। एक प्रचुरता वाली मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। हाँ, इसका मतलब है ये मानना कि दुनिया में सबके लिए अवसर है, किसी और की सफलता आपकी विफलता नहीं है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, पर हमारे स्रोतों में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी है। क्या है वो? कुछ लोगों के लिए ज्यादा अनिश्चितता चिंता और तनाव पैदा कर सकती है। उनके व्यक्तित्व के लिए स्पष्ट छोटे छोटे लक्ष्य ज्यादा प्रभावी होते हैं। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी ये पाया गया है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण सफलता के लिए ज्यादा कारगर हो सकता है। मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें इन सिद्धांतों को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व और हमारी परिस्थितियों के लिए क्या सही है। शायद किसी के लिए दिशा तय करना बेहतर हो और किसी के लिए छोटी छोटी मंजिलें बनाना। बिल्कुल, आत्म सुधार का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। इन विचारों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सख्त नियमों की तरह। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने डेरियस फोरू की डू इट टुडे से कुछ कमाल की बातें निकाली। पहली तो ये कि टाल मटोल आलस नहीं, बल्कि एक भावनात्मक लड़ाई है, जिससे समय को नहीं बल्कि अपने ध्यान को मैनेज करके जीता जा सकता है। दूसरी ये कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन अक्सर हमारी जेब में यानी स्मार्टफोन या हमारे दिमाग में यानी परफेक्शनिज्म छिपे होते हैं। उन्हें पहचानना ही आधी जीत है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली सफलता एक दिन की बड़ी छलांग से नहीं बल्कि रोजाना चले गए छोटे छोटे कदमों के कंपाउंडिंग इफेक्ट से मिलती है। अंत में एक विचार, किताब का एक सबसे गहरा विचार। लेखक कहते हैं कि हमें जीवन को सिर्फ हासिल किए गए लक्ष्यों से नहीं बल्कि 3 चीजों से मापना चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? हमारी ऊर्जा, हमारा काम और हमारे रिश्ते। ऊर्जा, काम और रिश्ते। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, अगर आज के दिन को इन पैमानों पर मापा जाए, हमारी ऊर्जा का स्तर कैसा था, हमारे काम में कितनी सार्थकता थी और हमारे रिश्तों की गहराई कैसी थी, तो हम अभी इसी पल ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो इन तीनों में से किसी एक को भी थोड़ा सा बेहतर बना दे।